नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन एक अच्छा खासा सियासी मुद्दा बन गया। इस मौके का इस्तेमाल विरोधी दलों ने अपनी एकता दिखाने के लिए किया। आज कांग्रेस की लीडरशिप में 19 पार्टियों ने ऐलान किया कि वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे, इसका बॉयकॉट करेंगे। इन 19 पार्टियों की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया, क्योंकि राष्ट्रपति देश की संवैधानिक प्रमुख हैं, संसद की अविभाज्य अंग हैं, इसलिए पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन राष्ट्रपति महोदया के हाथों होना चाहिए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तो ये राष्ट्रपति का अपमान होगा, इसलिए 19 विरोधी दलों का कोई नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ सियासी पैंतरेबाजी है। कांग्रेस के नेताओं ने पहले पार्लियामेंट एनेक्सी, पार्लियामेंट लाइब्रेरी का शिलान्यास किया, तब राष्ट्रपति को नहीं बुलाया था। कई विधानसभाओं की बिल्डिंग्स का उद्घाटन हुआ, तब गवर्नर्स को नहीं बुलाया गया। इसलिए राष्ट्रपति तो बहाना है, असल में मोदी निशाना है। इस प्रोग्राम का विरोध करने वालों में आज असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हो गए। आज ओवैसी ने प्रोग्राम में शामिल न होने का ऐलान किया, हालांकि उनका तर्क अलग है। ओवैसी कह रहे कि नई बिल्डिंग का उद्घाटन स्पीकर को करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे विरोधी दल इस प्रोग्राम का बॉयकॉट कर रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल का अकाली दल, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नवीन पटनायक की बीजेडी, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। यानी विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां प्रोग्राम का बॉयकॉट करेंगी, लेकिन सभी विरोधी दल इस मुद्दे पर एक नहीं है। अब सवाल है, क्या संसद की नई इमारत के उद्घाटन के ऐतिहासिक मौके पर यह विवाद जरूरी था? क्या सरकार वाकई में राष्ट्रपति का अपमान कर रही है, या अपमान का इल्जाम विरोधी दल के लिए ऑपोजिशन यूनिटी का लिटमस टेस्ट है? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि आज अपने कॉमन स्टेटमेंट में 19 विरोधी दलों ने क्या कहा। आज 19 विपक्षी दलों ने जो बयान जारी किया, उसकी पहली लाइन में माना है ये इंपॉर्टेंट ओकेजन है, ऐतिहासिक मौका है और नए पार्लियामेंट हाउस से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। विपक्षी दलों ने अपने बयान में कहा कि सरकार ने पार्लियामेंट हाउस के उद्घाटन के लिए देश की प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया। विपक्ष ने अपने लेटर में संविधान का हवाला दिया, कहा कि आर्टिकल 79 में क्लियर लिखा है कि देश की संसद, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलकर बनती है। लेकिन मोदी सरकार ने अपने अहंकार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया ही नहीं। यह देश के लोकतंत्र का अपमान है, इसलिए वो पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन प्रोग्राम का बॉयकॉट करेंगे। वैसे नए पार्लियामेंट हाउस के इनॉग्रेशन प्रोग्राम के विरोध की सुगबुगाहट तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब खबर आई थी कि 28 मई को नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। पहला ऐतराज प्रोग्राम की डेट को लेकर हुआ। कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा, सावरकर के जन्मदिन पर नए पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन नहीं होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने उसी दिन से इनॉग्रेशन सेरेमनी के बॉयकॉट की बात शुरू की थी। इसके बाद 21 मई को राहुल गांधी ने एक लाइन का ट्वीट किया, लिखा, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। इसके बाद से चर्चा शुरू हो गई थी, विपक्षी दल नए पार्लियामेंट हाउस के इनॉग्रेशन का बॉयकॉट कर सकते हैं। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से यही बात ट्वीट की, जिसके बाद 19 ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ। कांग्रेस ने कहा कि सरकार के पास अभी भी मौका है, वो अपनी गलती सुधार ले, राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट बनाकर इनवाइट कर ले, तो ऑपोजिशन पार्टीज भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकती हैं। The way the government is going to inaugurate the parliament building will entail demeaning, degrading, denying the authority of the supreme chair of our country. I think that till there is an adequate time of this government
to review the decision of this government, and instead of Prime Minister, President of India should be invited for the inauguration of this magnificent edifice as well as institution of our country. अधीर रंजन ने कहा, राष्ट्रपति से पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है। लेकिन कांग्रेस के एक और नेता प्रमोद तिवारी ने दूसरी बात कही। उन्होंने विरोध के कारण और भी बताए। विरोध नरेंद्र मोदी का है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि उद्घाटन के पत्थर पर किसी और का नाम ना हो, उद्घाटन के वक्त उनके साथ फ्रेम में कोई दूसरा ना हो, इसलिए न राष्ट्रपति को बुलाया और न उपराष्ट्रपति को। संविधान के अनुसार संविधान के मुखिया को संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। संविधान सदन का कौन करता है? राष्ट्रपति जी। कानून बनता है किसके दस्तखत से फाइनल होता है? राष्ट्रपति जी। संवैधानिक मुखिया जो हमारे हैं उनको करने देते, प्रधानमंत्री जी भी बैठ जाते, उपराष्ट्रपति जी को भी बैठा लेते, क्या ऐतिहासिक क्षण होता। पर सिंगल फोटो, सिंगल फ्रेम के चक्कर में मारा मारी। तो सारा विरोध मोदी के सिंगल फ्रेम से है। पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में, बहिष्कार के काम में, मोदी के विरोध में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी कांग्रेस के साथ है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का विरोध सिर्फ उद्घाटन पर नहीं है। उनकी पार्टी का कहना है कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की जरूरत ही नहीं थी। संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बस अपना नाम लिखवाने के लिए पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनवा डाली। सबसे पहला ये सवाल हमने भी उठाया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके जिस तरह से प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया है, क्या उसकी ज़रूरत थी? आज जो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। इस देश में जो इमारत है उससे भी पुरानी इमारतें इटाली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में है, वो अब तक चल रही है। तो हमको इतनी क्या ज़रूरत पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि ये संसद भवन ऐतिहासिक है। इस संसद भवन को ना आरएसएस ना बीजेपी का कोई रिश्ता है ये बनाने में, या वहाँ का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुआ है उसमें बीजेपी का और आरएसएस का कोई काम नहीं है। तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है। वैसे आज गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि जब वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे और शिवराज पाटिल लोकसभा के स्पीकर थे, तो शिवराज पाटिल ने उनसे कहा था कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बननी चाहिए, जरूरी है, और 2026 से पहले बने तो बेहतर होगा। आज बीजेपी के नेताओं ने कहा, देश के लिए यह अभिमान का मौका है, ऐतिहासिक क्षण है। भारत ने खुद अपने देश की शानदार पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है, इसका जश्न होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा, विरोधी दलों का रवैया लोकतंत्र का अपमान करने जैसा है। रविशंकर ने कहा कि दिल्ली में अभी तक जो इमारतें हैं वो मुगलों, गुलाम वंश के सुल्तानों और अंग्रेजों ने बनवाई थी। अब नए भारत की ताकत दिखाने वाली नई संसद बनी है तो विपक्षी दलों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उद्घाटन समारोह में शामिल होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि देश को यह जानना जरूरी है कि मुगलों ने बनाया लाल किला, जमा मस्जिद, हुमायूं मकबरा आदि आदि। ऐबक ने बनाया कुतुब मीनार, ये दावा करते हैं। अंग्रेजों ने बनाया राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन और लटियंस दिल्ली। आज़ादी के बाद हमने क्या बनाया? हमें देश को अपनी क्षमताओं के अनुरूप कोई बढ़िया संसद भवन बनाने का अधिकार है या नहीं? 100 साल पुरानी संसद ये करीब करीब हो गए, 2 साल में 100 साल पूरे हो जाएंगे, 2-3 साल में। वहाँ कठिनाई है, आप भी जानते हैं, देखते हैं। वहाँ अभी सेंसस होगा, संसद के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, वहाँ ज्वाइंट सेशन में बैठने में दिक्कत होती है, तो वो भी रहेगा। तो संसद क्यों नहीं बननी चाहिए? ये भारत की क्षमता, उद्यमशीलता और वास्तुविद का एक बहुत बड़ा परिचय है नया संसद भवन। अब दूसरी बात है कि
उन्होंने सरदार पटेल का भी विरोध किया था जब मूर्ति बन रही थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वो तो उन्हीं के नेता थे ना, हमारे तो नहीं थे। आज तो कोई कांग्रेसी गए हैं क्या? इसके शिलान्यास में भी नहीं आए, अब उद्घाटन में भी नहीं आ रहे हैं। थोड़ा बड़ा हृदय रखें। संसद देश की होती है, देश के लोकतंत्र का अभिमान है। चूंकि विरोधी दल राष्ट्रपति के अपमान की बात कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं, इसलिए विरोधी दलों को सीधा जवाब दिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने कहा, असल में सारे विपक्षी दल 2024 की तैयारी में जुट गए हैं, इसीलिए तमाम तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, वरना ये कोई पहला मौका थोड़ी है जब किसी प्रोग्राम में राष्ट्रपति को न बुलाया गया हो। कांग्रेस के जमाने में ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं। कुछ भी संसद से जुड़ा हुआ है, एनेक्सी हो, लाइब्रेरी हो, तो कांग्रेस के लोग ही तो उद्घाटन करते रहे हैं। उस समय राष्ट्रपति नहीं थे जब राजीव गांधी लाइब्रेरी का उद्घाटन कर रहे थे। उस समय नहीं थे जब एनेक्सी का उद्घाटन हो रहा था। कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या आज नहीं इमरजेंसी में कर चुकी है 40 साल पहले, तो जो लोकतंत्र की हत्यारा है जो पार्टी, आज उसी के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कौन? नीतीश कुमार, आरजेडी समेत कई दल हैं। और ये तो केवल बहाना है। निशाना 2024 में मोदी के खिलाफ एकजुट होकर प्राइम मिनिस्टर्स बनने की ख्वाब है कई लोगों का। अब चूंकि बीजेपी के नेताओं ने राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दिया, तर्क ये दिया जा रहा है कि तमाम असेंबलीज की नई बिल्डिंग बनी तब मुख्यमंत्रियों ने उसका उद्घाटन किया। इन मौकों पर राज्यपालों को नहीं बुलाया गया था, इसलिए इस मुद्दे पर बीजेपी को जवाब दिया छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल ने कहा, इंदिरा और राजीव गांधी ने पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन नहीं किया था। पार्लियामेंट हाउस तो अंग्रेजों के टाइम ही बना था, इसलिए उसकी तुलना पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन से करा, ये ठीक नहीं है। संसद भवन कब बना है भाई? पहले संसद भवन तो ब्रिटिश कार्यकाल के पहले बना था और उसमें ये शुरू हुआ। राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश काल में बना हुआ है, तो उसका उद्घाटन इंदिरा जी कैसे करेंगी? एक पोर्शन का कोई करे तो एक अलग बात है, लेकिन समूचे यदि संसद की बात करें तो ये दूसरी बार बन रही। पहले जो बना था अब उसमें छोटा पड़ रहा है, पुराना हो गया है, तो नया बनाया गया है। तो इसलिए विपक्ष की जो मांग है वो राष्ट्रपति से होना चाहिए, ये डिमांड थी। लेकिन फिलहाल तो सरकार की इस अपील का विपक्षी दलों पर कोई असर नहीं हो रहा है कि वो विरोध छोड़कर पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन के समारोह में शामिल हों। यह ऐतिहासिक मौका है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग को दोहराया। कहा, सरकार ने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया है, इसलिए वो भी नहीं जाएंगे। हम लोग की सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर। विरोधी दल तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, अलग अलग तर्क दे रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार अपील कर रही कि राजनीति के और भी मौके आएंगे। ये मौका सियासत का नहीं है, इसलिए ऑपोजिशन पार्टीज को इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, नया पार्लियामेंट हाउस किसी सरकार का नहीं है, ये पूरे देश की धरोहर है, लोकतंत्र का प्रतीक है। इसलिए विपक्षी दलों से अपील करते हैं कि उद्घाटन समारोह में आए, बॉयकॉट न करें। मैं सभी से आग्रह करता हूं, रिकंसिडर करके आप कृपया हाजिर हो जाए। सर, वो कह रहे राष्ट्रपति का अपमान है, इसलिए हम ये नहीं तो जा रहे। बिल्कुल ठीक नहीं है, के कारण है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है। कभी भी स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन किए है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बाइकआउट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, आप रिकंसिडर करके कार्यक्रम में आ जाइए। कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के मुख्य रूप से दो तर्क हैं। पहला, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को न बुलाना राष्ट्रपति के पद का अपमान है। दूसरा, उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को न बुलाना आदिवासियों का अपमान है। इन दो सवालों का जवाब यह है कि जब कांग्रेस की सरकारों में इस तरह के कार्यक्रम में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया तो क्या वो राष्ट्रपति के पद का अपमान नहीं था? जब राज्यों में विधानसभा की बिल्डिंग्स का उद्घाटन मुख्यमंत्रियों ने किया तो क्या वो राज्यपाल का अपमान नहीं था? बिहार विधानसभा की नई बिल्डिंग का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था। असम में तरुण गोगोई ने किया, झारखंड में हेमंत सोरेन ने किया, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव ने किया, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने। कहीं भी गवर्नर को नहीं बुलाया गया था। तो क्या यह संवैधानिक पद का अपमान था? मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर्स ने विधानसभा का उद्घाटन करके कोई गलत काम नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया। रामगोपाल यादव ने 2 दिन पहले बिल्कुल सही बात कही थी। लोकतंत्र में विधायिका का प्रमुख प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही होता है। इसलिए इस मुद्दे पर यह विवाद फिजूल है। जहां तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन में न बुलाकर आदिवासियों के अपमान की बात है, तो कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों से यह भी पूछा जाएगा कि जब प्रेसिडेंट के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उन्होंने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा था तो क्या वो आदिवासियों का सम्मान करने के लिए था? क्या उस वक्त कांग्रेस आदिवासियों के खिलाफ थी? मुझे लगता है जब मौका बड़ा हो, बात देश की हो, तो छोटे राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। नए पार्लियामेंट हाउस का प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराने का विरोध ओवैसी भी कर रहे हैं, लेकिन एंटी मोदी मोर्चे ने ओवैसी को अपने साथ नहीं लिया। वो ओवैसी पर शक करते हैं। ओवैसी ने कहा उनसे न तो कांग्रेस न किसी दूसरी पार्टी ने इस मुद्दे पर बात की, फिर भी वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। ओवैसी का कहना है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का तर्क भी गलत है और बीजेपी भी गलत बात कह रही है। उनका कहना है कि असली बात यह है कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन न तो राष्ट्रपति से कराना चाहिए न प्रधानमंत्री को करना चाहिए। यह काम स्पीकर का है, स्पीकर से ही कराना चाहिए। ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। अब हमारा जो पार्टी का ऑब्जेक्शन है वो ये है कि लोकसभा में ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहेगा, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वजीर आजम ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर जरूरी इंटरफियरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वजीर आजम और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो सीजीआई हेड करते उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री वजीर आजम बजिद हैं कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। हालांकि ओवैसी ने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने खुद एक बार प्रधानमंत्री को सुझाव दिया था। ओवैसी ने कहा पुराने संसद भवन की जगह नई बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि
पुरानी बिल्डिंग में जगह की कमी थी, सुविधाओं की कमी थी, बिल्डिंग कमजोर हो गई थी, कई हादसे हो चुके थे, इसलिए नए पार्लियामेंट हाउस की जरूरत तो है। मैंने इस बात को कहा था कि आप एक नई लोकसभा बनाइए, इसलिए कि जो मौजूदा लोकसभा है वो अगर पार्लियामेंट में अगर किसी बिल पर डिबेट हो रही है या प्रेसिडेंट मोशन पर डिबेट होती है, नो कॉन्फिडेंस होता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप माने एक चौको ब्लॉक यानी बहुत ही इनकन्वीनियंस हुआ था उसमें, और उसमें सहूलियत भी नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ मैं देखता हूं कि नई पार्लियामेंट बनाना नहीं बनाना। तो पहली पॉइंट तो ये है कि नई पार्लियामेंट की जरूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा ये कि जब मीरा कुमारी साहिबा लोकसभा की स्पीकर थी तो उन्होंने एक प्रपोजल मूव किया था कि नई लोकसभा बनना चाहिए। उसके बाद उन पर यूपीए में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो प्रपोजल ड्रॉप हो गया। तीसरी बात यह है कि मौजूदा जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको फायर सर्विसेज से क्लियरेंस नहीं है, उसमें कोई क्लियरेंस नहीं है। अगर आग लग गई तो उसका क्लियरेंस नहीं है, मगर अगर आप ऊपर जाएंगे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2012 या 13 में लेट मुलायम सिंह यादव साहब जब अपनी पार्टी के ऑफिस में खाना खा रहे थे तो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा उनके आकर उनके टेबल बाजू गिरा। तो ये नई लोकसभा की जरूरत है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। और इस नई लोकसभा के जो उद्घाटन समारोह है उसमें विरोधी दलों के विरोध के बावजूद परिवर्तन का, चेंज का, बदलाव का सरकार का कोई इरादा नहीं है। आज अमित शाह ने 28 मई को होने वाले प्रोग्राम की पूरी डिटेल दी और इसके बाद कहा कि सरकार ने समारोह में सबको आमंत्रित किया है, न्योता सभी पार्टियों को दिया है, लेकिन हर पार्टी अपनी समझ और राजनीतिक रणनीति के हिसाब से तय करेगी कि प्रोग्राम में आना है या नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी ऑपोजिशन पार्टीज नए पार्लियामेंट हाउस के इनॉग्रेशन का बॉयकॉट करेंगी। आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टियों ने प्रोग्राम में हिस्सा लेने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी ने दूसरे विरोधी दलों से भी नई संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल होने की अपील की है। नवीन पटनायक की बीजेडी और सुखबीर बादल की अकाली दल, इन दोनों ने भी समारोह में शामिल होने का फैसला किया है। अकाली दल की तरफ से दलजीत सिंह चीमा ने कहा, जो लोग इस प्रोग्राम पर विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं, उनकी नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। ये ठीक है, इलेक्शन का साल है, वो अपने अपने आप इशू पार्टियां बना रही हैं, लेकिन ये देश का एक बड़ा काम हुआ है। देश को अपनी पार्लियामेंट जो है पहली बार अपनी आप बनाई है, तो उसमें खुशी से सबको शामिल होना चाहिए। इसमें तो कोई इशू बनाने की बात नहीं है। जो इशू बनाए जा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और देश की सरकार ही तय करती है कि किसने इनॉग्रेट करना।
जो लोग आज ये इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो उनको अपना इमरजेंसी का जमाना याद करना चाहिए, संविधान का कितना सम्मान उन्होंने किया था और उनके टाइम पे जो है राष्ट्रपति का कितना सम्मान होता था। और ये जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि राष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए, तो मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि जिस दिन पंजाब भवन चंडीगढ़ में राष्ट्रपति जी आए थे तो आपके मुख्यमंत्री कहां थे? मुझे लगता है कि संसद के नए भवन के उद्घाटन को मुद्दा बनाने की दो बड़ी वजह हैं। पहली, मोदी विरोध। जो पार्टियां मोदी से परेशान हैं, अब 2024 तक हर छोटी बड़ी बात पर मोदी विरोध के नाम पर हम साथ साथ हैं का ऐलान करती रहेंगी। दूसरी बात, इन पार्टियों को राष्ट्रपति महोदया से कोई प्रेम नहीं है। वो भी जानते हैं एक बिल्डिंग का उद्घाटन कोई संविधान का सवाल नहीं है। वो भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ही एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। विरोधी दल राष्ट्रपति का नाम इसलिए ले रहे हैं कि आदिवासी समाज की भावनाओं को थोड़ा बहुत भड़काया जा सके। अगर विपक्ष के नेताओं के बयानों को ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा वो ये कह रहे हैं कि मोदी ने वोटों के लिए एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया और अब हम वोटों के लिए संसद के उद्घाटन को आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान बता रहे हैं। कुल मिलाकर सियासत की लड़ाई है। 2024 के चुनाव से पहले मोदी को तरह तरह से घेरने की कोशिश का हिस्सा है। अभी साल भर बाकी है, ऐसे स्वर कई बार सुनाई देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ मोदी विरोध के लिए, सिर्फ आदिवासी वोट के लिए पार्लियामेंट के नए भवन के उद्घाटन को बॉयकॉट करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। यह देश के लिए ऐतिहासिक मौका है। अच्छा होता इस दिन सारे राजनीतिक दल संकल्प लेते कि नई पार्लियामेंट में हम मिलकर नई परंपराएं कायम करेंगे, यहां सिर्फ काम करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे और अब जनता के पैसे की बर्बादी नहीं होने देंगे। शायद एक साल बाद चुनाव ना होता तो यह संभव था। अब ऐसे संकल्प की उम्मीद कम है। वैसे तो नए पार्लियामेंट हाउस में बहुत कुछ स्पेशल होगा, लेकिन एक चीज बड़ी खास होगी जिसका नाम है सेंगोल। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नए पार्लियामेंट हाउस में सेंगोल को स्पीकर के आसन के पास स्थापित करेंगे। सेंगोल एक तरह का राजदंड है जो चोल वंश के शासन के दौरान सत्ता के ट्रांसफर के वक्त नए राजा को सौंपा जाता था। दक्षिण भारत में 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक करीब 500 साल तक चोल डायनेस्टी का शासन रहा। चोल साम्राज्य में जब सत्ता एक राजा से दूसरे राजा को सौंपी जाती थी तो सत्ता के प्रतीक के तौर पर सेंगोल नए राजा को दिया जाता था। चूंकि चोल महाराजा भगवान शिव के उपासक होते थे, इसलिए सेंगोल के ऊपरी हिस्से में नंदी बने हुए थे। 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को सत्ता सौंपी तो भी इसके प्रतीक के तौर पर आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रतीक के तौर पर तमिल सेंगोल को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रतीक के तौर पर सेंगोल के इस्तेमाल का सुझाव देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने दिया था। 14-15 अगस्त की रात को जो कार्यक्रम हुआ उसके दौरान तमिल पुजारियों ने पंडित नेहरू का अभिषेक भी किया था। 1947 के बाद सेंगोल को प्रयागराज की म्यूजियम में रखवा दिया गया था। अमित शाह ने आज बताया कि जब प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने सेंगोल को नए पार्लियामेंट हाउस में रखने का फैसला किया। 28 मई को तमिलनाडु से आए पुजारी प्रधानमंत्री को सेंगोल सौंपेंगे, जिसे फिर स्पीकर के आसन के पास रखा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि सेंगोल को संग्रहालय के बजाय नई संसद में जगह देना भारतीय परंपराओं का सम्मान है। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के
अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। सेंगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरणीय बनाएगी। यह सेंगोल जो है असीम आशाएं, अनंत संभावनाएं और एक मजबूत, स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। कुछ विपक्षी दलों ने स्पीकर के आसन के पास राजदंड स्थापित करने पर भी सवाल उठाया। पहला रिएक्शन ओवैसी का आया। ओवैसी ने कहा कि सेंगोल एक तरह से वो गदा है जिसे मोदी सरकार संसद को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करेगी। वो क्या होगा? वो गदा कैसा होगा? आप गदा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के ऊपर। अरे भाई, हम आपसे क्या कह रहे हैं? आप गदा इससे आप सुन जाए। मैं समझ गया। मैं अमर चित्रा कथा में पढ़ा हूं अपने बचपने में, जानता भी हूं। मगर आप थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्यों मारना चाह रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों मारना चाह रहे हैं? आप लगा तो रहे हैं। आप तो सजदा भी कर दिए थे जब पार्लियामेंट गए थे। मगर पार्लियामेंट की खूबसूरती यह है कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। दूसरी बात, ये देश का जो संविधान है वो किसी रिलीजन को मानता नहीं है, वो सब रिलीजन को सेलिब्रेट करता है। और अगर बीजेपी इस देश को वन नेशन, वन रिलीजन, वन कल्चर, वन लैंग्वेज के लाइन पर लेके जा रही है, तो फिर ये तो आप उन लोगों को धोखा दे रहे हैं जिन्होंने इस देश की आजादी में अपनी जानों को कुर्बान किया था। वहीं कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, देश को सब कुछ तो कांग्रेस ने दिया है, ये सेंगोल भी पंडित नेहरू की ही देन है। अब मोदी इसे स्थापित कर रहे हैं तो इसमें नया क्या है, बड़ा क्या है? मैं फिर कह दूं, हर ऐतिहासिक क्षण, वो ध्वज जब उतारा गया था, यूनियन जैक कांग्रेस का फहराया गया था देश का रात में 12 बजे, जिसका विरोध कर रही थी भाजपा के संगठन, तो वो सब तो निकलेगा जवाहरलाल नेहरू सब कांग्रेस के साथ। तो बहुत सी चीज़ें हैं कांग्रेस की। ये संविधान भी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कानून मंत्री कांग्रेस के अंबेडकर ने बनाया था। सेंगोल का मतलब है समृद्धि, सेंगोल का मतलब है संपन्नता। ये सिर्फ पावर के ट्रांसफर का एक सिंबल है। आज़ादी के वक्त यही सेंगोल माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को सौंपा था। इसलिए कांग्रेस तो सेंगोल का विरोध नहीं कर सकती, लेकिन ओवैसी जैसे नेता इसे धर्म से जोड़ेंगे, इसे भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाएंगे तो मुश्किल तो होगी। विरोधी दलों का एक मोर्चा बनाने की कोशिश में कांग्रेस लगी है और दूसरा एंटी मोदी मोर्चा बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल मेहनत कर रहे हैं। वो भी आजकल नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोधी दलों को एकजुट करने की मुहिम में लगे हुए हैं। आज उन्होंने मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे ने भी केजरीवाल को पूरा सपोर्ट देने का वादा कर दिया। उद्धव ने कहा कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र विरोधी हैं। अगर देश में संविधान को बचाना है तो मोदी को हराना होगा। अगर इस बार चूक गए तो 2024 के बाद चुनाव ही नहीं होंगे। इसलिए विरोधी दलों को मतभेद भुलाकर साथ आना ही चाहिए। अरविंद जी, आप आए हो, मैं यही कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों में आप लगातार दूसरी बार आए हो। हम तो रिश्ता मानने वाले और रिश्ते संभालने वाले लोग हैं। ठीक है, राजनीति अपनी और अपनी जगह पर है। स्वाभाविक है, आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा। तो फिर शायद ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि राज्य में, स्टेट में इलेक्शन ही नहीं हो जाएंगे, सिर्फ केंद्र में इलेक्शन हो जाएंगे। वो भी इलेक्शन 2024 तक होने की संभावना है। उसके बाद जनता जो फैसला करेगी वो जनता, इसलिए हम उनको नींद से जगाने के लिए एक साथ आए हैं। लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। केजरीवाल ने भी उद्धव ठाकरे की बात को आगे बढ़ाया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को इतना घमंड हो गया कि वो न जनता का फैसला मानना चाहते हैं, न ही सुप्रीम कोर्ट का।
बीजेपी के इस अहंकार को चूर चूर करना जरूरी है। इसलिए सभी विरोधी दलों को एकजुट होकर केजरीवाल का साथ देना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस का बिल पार्लियामेंट में गिर जाता है तो विपक्ष आधी लड़ाई जीत जाएगा और इसके बाद 2024 में भी नरेंद्र मोदी की हार निश्चित हो जाएगी। साफ साफ ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है। और जब किसी आदमी को बहुत अहंकार हो जाता है तो बहुत स्वार्थी हो जाता है वो आदमी। ऐसा व्यक्ति देश नहीं चला सकता जो इतने अहंकार और इतने स्वार्थ के अंदर जीता है। वो फिर देश के बारे में नहीं सोचता, वो केवल ये ऑर्डिनेंस क्या है, ये ऑर्डिनेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत कैसे हो गई हमारे खिलाफ आदेश देने की, हम देखते हैं। तो ये अहंकार का नतीजा है। अहंकार के अंदर जब आदमी आ जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता है। ये लड़ाई दिल्ली की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के अंदर संविधान की है, जनतंत्र की है, फेडरलिज्म की है। और ये एक तरह से सेमीफाइनल होगा 2024 का। अगर 2000 राज्यसभा के अंदर ये बिल गिर जाता है तो 2024 के अंदर मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने। फडणवीस ने कहा मोदी को हराने के लिए भले ही सांपनाथ और नागनाथ साथ साथ आ जाएं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विपक्ष के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। लोकतंत्र बचाने की बात ये लोग जो करते हैं, ये सारे के सारे लोकतंत्र को न मानने वाले लोग हैं और लोकतंत्र की बात करके ये लोग अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। इनका मूल एजेंडा जो है वो मोदी जी को हराओ, सांपनाथ नागनाथ सब एक साथ आओ। मैं किसी को नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप कहेंगे, मुझे मालूम है आपकी आदत, आप कहेंगे इसको सांपनाथ का उसको नागनाथ का। ये मुहावरा है, तो मुहावरा ऐसा है कि सांपनाथ नागनाथ साथ में आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ में आने से भी मोदी जी को परास्त नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल मुंबई में कल शरद पवार से मिलेंगे। कल एक बार फिर ऐसी ही बातें सुनाई देंगी, लेकिन मोटी बात यह कि ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, केसीआर हो, नीतीश कुमार हो, केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, सबके इश्यूज अलग अलग हैं, सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं, सबके एजेंडे अलग अलग हैं, लेकिन निशाना एक है, नरेंद्र मोदी। सब लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, मोदी को हटाने के लिए एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो यह, नरेंद्र मोदी कोई आसमान से तो टपके नहीं, आसमान से उतरकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो बैठे नहीं। देश के 135 करोड़ लोगों ने एक बार नहीं 2-2 बार उन्हें चुना है, पूर्ण बहुमत दिया है, समर्थन दिया है। इसलिए नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र के लिए खतरा कहना लोकतंत्र का अपमान है, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र ने ही बनाया है। दूसरी बात, विरोधी दलों के सारे नेता ये तो कह रहे हैं कि मोदी को हटाना है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि मोदी की जगह किसको बनाना चाहते हैं, उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, उनका नेता कौन होगा। और अब आपको बताता हूं कर्नाटक में कांग्रेस की नई मुसीबत के बारे में। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के गठन को सिर्फ 5 दिन हुए हैं, लेकिन तमाम नेताओं और संगठनों ने सिद्धरामैया की सरकार पर बीजेपी के जमाने में लिए गए फैसलों को वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब हिजाब पर पाबंदी, गौहत्या कानून और एंटी कन्वर्जन बिल को वापस लेने की मांग शुरू हो गई है। एमनेस्टी इंडिया ने कर्नाटक सरकार से कहा, इस तरह के फैसलों को माइनॉरिटीज के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए कर्नाटक की नई सरकार इन फैसलों को वापस ले। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि बीजेपी की सरकार ने हिजाब पर जो बैन लगाया था वो संविधान के खिलाफ है। सिद्धरामैया ने संविधान की शपथ ली है, इसलिए उन्हें संविधान की शपथ निभानी चाहिए, हिजाब पर लगा बैन हटाना चाहिए। हम शुरू से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि हिजाब बैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो बीजेपी की सरकार ने किया था। वो आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर का ब्लेटेंट वायलेशन है, ग्रॉस वायलेशन है। ये हम शुरू से कह रहे हैं। कोई क्या कहता है नहीं कहता हमको मतलब है, हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड ये है कि राइट टू कल्चर एक अनफेटेड फंडामेंटल राइट है संविधान में, और मुझे उसका प्रोटेक्शन हासिल है।
वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस बैन को जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये 2 जजेस बेंच के पास गया तो 2 जजेस ने डिफरिंग ओपिनियन दिया और एक फेवर में जो जजमेंट आया तो उन्होंने यही बात कही है। और आप कैसे रोकेंगे किसी को कपड़ा क्या पहने? जो संविधान पर हल ओत लिए हैं उनको संविधान का पासोलियाज रखना चाहिए। ये मुद्दा उस वक्त और गर्म हो गया जब मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने साफ साफ कहा, पिछली बीजेपी सरकार की नीतियां संविधान विरोधी थी। समाज को तोड़ने वाले ऐसे सारे कानूनों की नई सरकार समीक्षा करेगी, उन्हें रिव्यू करेगी और लीगल एक्सपर्ट्स की राय को लेकर आगे का कदम उठाएगी। I'm not sure what Amnesty International has exactly requested the state government, but definitely we'll be having a look at all the policies that the previous government has come in, which is against the constitution, which is against the spirit of building a society, which is against the inclusiveness of a society. So we will relook at every policy matter that the previous government has brought in. Everything, like I said, cow slaughter or your anti-conversion bill or whatever executive orders that they have passed with respect to moral policing, everything will be relooked into. Since it's already a bill, we need to tackle it legally. We will do it. चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिवकुमार इन मामलों की गंभीरता को समझते हैं, इनके सियासी असर को जानते हैं, इसीलिए ये दोनों नेता संभल कर बोल रहे हैं। डी.के. शिवकुमार ने कहा, ये सब पॉलिसी मैटर्स हैं, इन पर विचार होगा, जब कोई फैसला होगा तो सबको पता चल जाएगा। सिद्धरामैया ने भी हिजाब पर बैन हटाने के सवाल पर कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया कि उन्होंने पुलिस अफसरों को निर्देश दिए हैं कि मॉरल पुलिसिंग की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। We have instructed all the senior police officers, no subordination, no moral policing. And to those who are making false news, and action will be initiated against such people. Sir, Karnataka government asking to revoke hijab ban and cow slaughter bill. Amnesty International. आपको ध्यान होगा, चुनाव के दौरान कांग्रेस से ऐसा माहौल बनाया था कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी, पलक झपकते ही बहुत सारे काम हो जाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन जनता तो ये मानकर बैठी कि सरकार बन गई है, इसलिए सारे वादे पूरे हो जाने चाहिए। कांग्रेस ने 5 गारंटीज दी थी। सिद्धरामैया ने पहली कैबिनेट में 5 गारंटी लागू करने पर सहमति दे दी। अब इन्हें लागू कैसे करना है, फंड का इंतजाम कहां से होगा, इस पर विचार हो रहा है, लेकिन जनता इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कई इंटरेस्टिंग वीडियो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव के वक्त महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा का वादा किया था। अब कई जगह सरकारी बसों में महिलाएं किराए देने से इनकार कर रही हैं। नॉर्थ कर्नाटक का एक वीडियो खूब चर्चा में है। बस में एक महिला से कंडक्टर ने टिकट के लिए पैसे मांगे तो महिला ने कहा, पैसा क्यों दूं? अब कांग्रेस की सरकार बन गई है, अब बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री है। इसको लेकर खूब बहस हुई। आके लोगों ने महिला को समझाया तो उसने भारी मन से टिकट के पैसे भर दिए। इसी तरह की वीडियो चित्रदुर्ग से आया है, जहां एक गांव में लोग बिजली का बिल भरने को तैयार नहीं हुए। कांग्रेस ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की गारंटी दी है। इसलिए गांव में जब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कर्मचारी बिजली का बिल लेने पहुंचा तो लोगों ने उससे झगड़ा शुरू कर दिया। गांव वालों ने कहा, अब तो कांग्रेस की सरकार बन गई है, 200 यूनिट बिजली का बिल माफ है, तो पैसा क्यों दें? अगर पैसे लेने हैं तो सरकार से जाकर लो। ऐसी घटना कल बेलगावी में हुई। यहां भी बहुत सारे लोगों ने बिजली का बिल देने से इनकार कर दिया। बिजली विभाग का कर्मचारी समझाता रहा कि सरकारी आदेश अभी नहीं आया है, लेकिन लोग नहीं माने। कहा, कांग्रेस ने वादा किया था कि बिजली फ्री करेंगे, अब वो बिजली का बिल नहीं देंगे।
आखिरकार बिजली कर्मचारी ये चेतावनी देकर लौट गया कि अगर बिल नहीं भरा तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब ये पब्लिक है, पब्लिक को तो लगता है कि सरकार बनते ही वो सब लागू हो जाना चाहिए जिसका वादा चुनाव के दौरान किया गया, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये अच्छी बात है कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों कह रहे हैं कि सरकार के फैसले सोच विचार कर लिए जाएंगे। सरकार अभी भी बनी है, मुझे लगता है लोगों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अब मैं आपको देश की उन बेटियों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बाजी मारी है। टॉप 5 में इस बार 4 लड़कियां हैं। इस बार यूपीएससी में इशिता किशोर ने टॉप किया है। इशिता का परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल ग्रेटर नोएडा में रहता है। मेरिट लिस्ट में दूसरा नाम गरिमा लोहिया का है। गरिमा भी बिहार की रहने वाली है और उनकी फैमिली बक्सर में रहती है। मेरिट में 3rd रैंक हासिल करने वाली उमा हरती तेलंगाना से आती हैं और 4थी पोजीशन मिली है स्मृति मिश्रा को, जो उत्तर प्रदेश की हैं और नोएडा में रहती हैं। इन सब ने कड़ी मेहनत की और अब वो आईएएस अफसर बनकर देश की सेवा करेंगी, लेकिन सबकी कहानी अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है। इशिता किशोर एयरफोर्स के एक जाबाज अफसर की बेटी है। उनके पिता विंग कमांडर संजय किशोर अब इस दुनिया में नहीं है। पिता के जाने के बाद मां ने एयरफोर्स में नौकरी की, परिवार की देखभाल की। इशिता किशोर ने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में बीए ऑनर्स किया, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में काम किया, लेकिन नौकरी छोड़ दी क्योंकि सपने बड़े थे, लक्ष्य मुश्किल था। इशिता किशोर को शुरुआती 2 अटेम्प्ट में कामयाबी नहीं मिली। पहले और दूसरे अटेम्प्ट में उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकला, लेकिन इशिता ने हार नहीं मानी। इशिता ने बताया कभी कभी तो उन्हें हारने से डर लगता था, लेकिन उन्होंने डर को यकीन पर हावी नहीं होने दिया। अपनी गलतियों से सीखा, खुद को इंप्रूव किया और उसका रिजल्ट उन्हें मिला। रिजल्ट आते ही सबने कॉल करना शुरू कर दिया, तो मेरे पीडीएफ खोलने से पहले ही मुझे ये न्यूज़ मिलना शुरू हो गई थी कि सबसे ऊपर नाम है। तो बहुत अच्छा लगा एंड बहुत अच्छी फीलिंग थी। सपना ही सच हो गया ऐसा लग रहा है एंड ये हर एस्पिरेंट का ड्रीम होता है, उम्मीद होती है, वो मेहनत करते हैं, पर हो जाना एंड बस उसको सोक इन कर रही हूँ। हर बार जब भी कोई बोलता है, हर बार ही उतना ही अच्छा लगता है। तो मैंने कंटिन्यूसली अपने आप पे काम किया है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। दिस जर्नी हैज़ बिन ऑल अबाउट दैट कि अच्छा आज ये वीकनेस फिक्स कर लेते हैं, अच्छा आज सिर्फ इस पे काम करना है। तो कुछ गलतियों की लिस्ट बनाई हुई थी जिनको इम्प्रूव किया, पूरे साल दोबारा मेहनत की। आई हैव नेवर बीन अ पर्सन हु गोज विद द फ्लो। आई ऑलवेज एम समवन कि मैं बहुत इवैल्यूएट करती हूँ, बहुत कैलकुलेटेड मूव्स लेती हूँ। मैंने अच्छे से सोचा कि अब आगे की जर्नी क्या करनी है, यदि मुझे एमबीए करना चाहिए या फिर मुझे कुछ मास्टर्स करना चाहिए, पर फिर वही कि लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उसमें लगा कि पब्लिक सर्विस एंड ये जो प्लेटफॉर्म है इससे बेहतर तो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। पिछले 3 साल में ये डिसीजन बहुत बार क्वेश्चन भी किया है कि ये क्या डिसीजन ले लिया, सही तो था ना, मतलब जो ऐसा तो नहीं कि वो एक हाई मोमेंट था कि ठीक है ट्राई करते हैं, बिकॉज 2 अटेम्प्ट तक जब नहीं निकल रहा होता है बहुत तरह के सवाल आते हैं, तो वो नेचुरल है, आने दें उन सवाल को, बट डोंट लेट दोज क्वेश्चन स्टॉप यू एट एनी पॉइंट। बहुत कुछ है, बट अगर स्पेसिफिक कुछ बोलूँ तो विमेन एम्पावरमेंट इज़ एन इशू विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड मुझे इस क्षेत्र में बहुत मन भी है काम करने का कि जो मौका मुझे मिला वो बाकियों को भी मिले। यूपीएससी में 2nd रैंक हासिल करने वाली गरिमा लोहिया बिजनेस बैकग्राउंड वाली फैमिली से आती हैं। पूरा परिवार बिहार में बक्सर में रहता है। 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। पिता का देहांत 8 साल पहले हो गया था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। घर पर गरिमा के अलावा उनकी मां और एक छोटा भाई भी है। गरिमा ने 10वीं तक की पढ़ाई बक्सर में ही की। उसके बाद आगे पढ़ने के लिए वो वाराणसी गई, फिर दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। गरिमा लोहिया किरोड़ीमल कॉलेज से कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। वो बताती हैं कि शुरू से उनका सपना था वो एक दिन आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन जैसे ही तैयारी शुरू की कोरोना आ गया, इसलिए वो दिल्ली से बक्सर लौट गई और फिर घर में रहकर ही पढ़ाई की। गरिमा ने कहा उन्होंने मुश्किल वक्त में
अवसर खोजा, परेशानियों को अपनी ताकत बनाया, कोरोना के समय सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया। दिन में कई तरह के डिस्टर्बेंस होते हैं, इसलिए रात रात पढ़ाई करती थी। गरिमा ने कहा उनकी जिंदगी में कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो घबराई नहीं, इसलिए उन्हें आज ये कामयाबी मिली। मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ है और बाकी मेरे घर में सब बिजनेसमैन ही हैं और सर्विस बैकग्राउंड से कोई भी नहीं था, तो ये मैं फर्स्ट जनरेशन ही आईएएस बनी हूँ अपने घर से। स्ट्रगल तो था, पर कहते हैं कि मतलब कितना भी लंबा सफ़र क्यों ना हो, सबको कभी ना कभी सफलता मिलता है, तो वही बात है। मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली और उसके बिना मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं तो आप वहाँ ज़रूर पढ़ें, और घर पे रहकर पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है। आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज़ में, और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। दिन के जिस भी टाइम पर आपको लगे कि डिस्टर्बेंस सबसे कम है, जैसे मैं घर पे रहकर पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि रात में सबके सोने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, तो मैं रात में 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सुबह 9 बजे तक पढ़ती, क्योंकि उस समय शांति रहती, कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो आप उस तरीके से अपना टाइम निकालें, अपने माहौल को एनालाइज करें और फिर अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। हर लड़की की स्टोरी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तेलंगाना के रहने वाली उमा हरती की कहानी बिल्कुल अलग है। वो एक आईपीएस अफसर की बेटी हैं। पिता तेलंगाना के नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं। उमा हरती ने आईआईटी हैदराबाद से बीटेक किया, लेकिन आईपीएस पिता चाहते थे बेटी आईएएस बने। पिता के सपने को पूरा करने के लिए बेटी ने बहुत मेहनत की। 4 बार एग्जाम में फेल हुई, लेकिन हार नहीं मानी और आखिर में मंजिल को हासिल कर लिया। This is my 5th attempt and my second interview. So it's been a long process for me, and it was not difficult. It was not easy. It was quite challenging. But I tried to learn from my mistakes, and with the help of my family and my friends, I could learn from my mistakes. So I would say it's 99% my support system and just 1% of my effort. So all the credit goes to them. आईएएस के इम्तिहान में देश की बेटियों को बुलंदियों पर देखकर गर्व होता है। इस बात का एहसास होता है कि देश बदल रहा है। इस बार की टॉपर इशिता किशोर से आज मुझे मिलने का मौका मिला। इशिता का थॉट प्रोसेस क्लियर है, कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल के हैं और देश सेवा का जज्बा काबिल तारीफ। मैंने उन्हें बताया कि जब भी मैं किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में अवार्ड समारोह में जाता हूं तो पुरस्कार देते समय दिखाई देता है कि अवार्ड लेने वालों की जो लाइन लगी है उसमें 70 से 80% बेटियां खड़ी हैं। यही जज्बा आईएएस इम्तिहान में भी बार बार देखने को मिलता है। इशिता की बातें सुनकर लगा हमारे समाज में बेटियों को जिस तरह हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है, जिस तरह की चुनौतियों का सामना हर रोज करना पड़ता है, उसे देखते हुए कामयाबी के रिकॉर्ड बहुत बड़ी बात है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान हेट स्पीच के मामले में आज रामपुर की सेशन कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया। लोअर कोर्ट ने इसी मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा होने के कारण आजम खान की असेंबली की मेंबरशिप चली गई। रामपुर की सीट पर बाई इलेक्शन हो गया। आजम खान के खिलाफ ये केस फाइल करने वाले आकाश सक्सेना बीजेपी के विधायक चुने गए और अब सेशन कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा आजम खान के साथ नाइंसाफी हुई और ऐसा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। एसटी हसन ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि आजम खान को कॉम्पनसेट कैसे किया जाए और भविष्य में किसी और के साथ ऐसा ना हो। आजम खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमे इस तरह के हैं जो फेक मुकदमे हैं वो अदालतें सब खत्म कर देंगी और आप एक दिन देखेंगे आजम खान साहब साफ सुथरे बेदाग फिर वापस जनता के अंदर आएंगे। एक आदमी के साथ ये इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई कि जिसको कि बाइज्जत बरी कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, उसकी विधानसभा की सदस्यता इसीलिए तो खत्म की गई थी। इसके बारे में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सोचना पड़ेगा
कि ये इस नाइंसाफी को कैसे कंपनसेट करेंगे। और ये बात तो सही है कि आज की तारीख में कानून तो यही है कि सजा होते ही मेंबरशिप चली जाती है, जैसे राहुल गांधी की गई, जैसे आजम खान की गई। लेकिन ऐसे मामलों में क्या किया जाए जहां ऊपर की अदालत से एमपी या एमएलए बरी हो जाएं, जैसे आजम खान के साथ हुआ। उनकी मेंबरशिप तो चली गई, उसका क्या होगा? इसी तरह जो नाइंसाफी होती है उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार अध्यादेश लाई थी। वो अध्यादेश जिसे राहुल गांधी ने फाड़कर फेंक दिया था। हो सकता है अब राहुल को एहसास हो कि उन्होंने अपना भी नुकसान किया और दूसरों के लिए भी मुसीबत पैदा की। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।